हेलो फ्रेंड्स, बाल मंदिर के इस YouTube चैनल पर मैं नितिन शर्मा एक बार फिर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, हमने लास्ट क्लास के अंदर ईथर के बनाने की प्रयोगशाला विधि पढ़ी थी, है ना। आज हम ले रहे हैं ईथर बनाने की औद्योगिक विधि और इसके अलावा अन्य विधियां। ठीक है, तो देखो आप ईथर की जो औद्योगिक विधि है, इस विधि के अंदर आपको एक पूरा रेखा चित्र याद रखना है। वो रेखा चित्र मैंने पहले यहाँ पर बना दिया है। देखिए आप, इसके अंदर पहला एक ये बड़ा कक्ष दिख रहा है। ये कक्ष जो है इसे ईथर का भभका कहते हैं। जैसे एथेनॉल में हमने लिया था कॉफी का भभका, वैसे ही होता है इसमें ईथर का भभका नाम का एक कक्ष होता है। इस कक्ष में क्या होता है, ये जो आप लाइनें देख रहे हो ये क्या है, कुंडलियां हैं। और इन कुंडलियों के अंदर भाप प्रवाहित करके, गर्म भाप जो होती है उसको प्रवाहित करके और तापमान को बढ़ाया जाता है, स्थिर भी किया जा सकता है। ठीक है, ये पहला कक्ष है, तो इसको ईथर का भभका कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, शुरू कर रहा हूं मैं इसे। ठीक है, अब इन कुंडलियों के अंदर भाप को प्रवाहित करके और इसके कक्ष के अंदर का जो तापमान है उसे 413 केल्विन पर निश्चित कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं। ठीक है, और इसी के अंदर भरा हुआ रहता है सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या भरा रहता है? सल्फ्यूरिक अम्ल, है ना। अब क्या करते हैं, यहां से देखिए एथेनॉल बताया है। एथेनॉल को इस कक्ष के अंदर धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी मात्रा में इसके अंदर मतलब क्या करते हैं, हम डालते हैं। और जैसे जैसे इसमें एथेनॉल जाएगा, एथेनॉल जाने के साथ में इसमें जो सल्फ्यूरिक एसिड है, ये सल्फ्यूरिक एसिड इस एथेनॉल के साथ में क्या करता है, क्रिया करता है। ये वही क्रिया है जो हमने पहले प्रयोगशाला के अंदर लिया था कि सल्फ्यूरिक अम्ल प्लस H2SO4 मिलकर क्या बनाते हैं, डाई एथिल ईथर का निर्माण करते हैं। तो इसमें ईथर की वाष्प बनती है, लेकिन इस ईथर की वाष्प के अंदर 3 अशुद्धियां पाई जाती है। देखो, ये जो ईथर की वाष्प है इसमें 3 अशुद्धियां कौन कौन सी है? तो पहली तो होती है अम्ल धूम, अम्ल धूम। दूसरी इसके अंदर होती है एथेनॉल की, इसकी एथेनॉल की। और तीसरी इसके अंदर होती है जल की। उस विधि में क्या था, SO2, एथेनॉल और जल, 3 चीजें थी। यहां पर अम्ल धूम है। अम्ल धूम देखा जाए तो सल्फ्यूरिक एसिड की वाष्प भी कह सकते हैं अपन। ठीक है, अब क्या होगा, देखो इसके जस्ट ऊपर ये आपको एक कक्ष दिख रहा है। इस कक्ष को नाम दिया गया है मार्जक। क्या नाम दिया गया है? मार्जक। यहां से जो ईथर की वाष्प है, ये ईथर वाष्प है जो इसके अंदर बन रही है ना। ये वाष्प इसके अंदर नीचे से प्रवाहित की जाती है और ऊपर से यहां आप देख रहे हो कक्ष के ऊपर से NaOH का विलयन इसमें प्रवाहित करते हैं। ठीक है, तो NaOH का विलयन इसमें ऊपर से आता है और यहां से ईथर की वाष्प इसमें यूं जाती है। ठीक है, अब NaOH का काम है कि जो अम्ल धूम की जो अशुद्धि होती है, कौन सी? अम्ल धूम की। इस अम्ल धूम की अशुद्धि को ये क्या करता है, पूरा का पूरा अवशोषित कर लेगा या इसको सोख लेता है। ठीक है, अब NaOH तो ऊपर से आ रहा था, अब धीरे धीरे नीचे बैठेगा और वाष्प जो शेष वाष्प होती है ईथर की, जिसमें से क्या अलग हो गया, अम्ल धूम अलग हो गया है। अब पीछे 2 अशुद्धियां कौन सी रही, एथेनॉल और जल की। ये अशुद्धियां और साथ में ईथर की वाष्प आगे एक स्तंभ में प्रवाहित की जाती है जिसका नाम है प्रभाजी आसवन। क्या नाम है? प्रभाजी आसवन। या आसवन के लिए जो स्तंभ काम में लिया जाता है जिसे प्रभाजी स्तंभ के नाम से जाना जाता है, तो इसके अंदर ये शेष वाष्प प्रवाहित की जाती है। ठीक है, अब ये स्तंभ जो होता है इसके अंदर आप देख रहे हो अलग अलग कक्ष बने हुए। ये क्या है, तापमान के अनुसार होता है, यानी जिसके क्वथनांक में अंतर हो उसके आधार पर ये प्रभाजी स्तंभ काम में लिया जाता है। विलयन अगर मिश्रण लेते हैं तो अब क्या होगा, देखो इसके अंदर जब आप इस वाष्प को प्रवाहित करोगे तो इस वाष्प के अंदर जो एथेनॉल और जल है, इन दोनों की अशुद्धियां इसके अंदर क्या हो जाएगी, आश्रित हो जाएगी। प्रभाजी आसवन है, आश्रित हो जाएगी। और ईथर का क्वथनांक जो होता है, जो सबसे कम है, वो क्या होगा, ईथर जो शुद्ध रूप में होती है वह शुद्ध ईथर की वाष्प इस संघनित्र में से प्रवाहित की जाती है। आपको पता है संघनित्र में क्या होता है, चारों तरफ ठंडा पानी,
ठंडा पानी जो होता है वो प्रवाहित किया जाता है, तो संघनित्र में से ये ईथर की वाष्प धीरे धीरे संघनित होती है, जिसे यहाँ ग्राही के अंदर क्या किया जाता है, एकत्रित किया जाता है। वापस सुन लीजिएगा, पहले ईथर का भव का उपकरण, इस कक्ष के अंदर एथेनॉल को प्रवाहित डालते हैं, अंदर पहले से क्या भरा हुआ है, सल्फ्यूरिक एसिड, और भाप कुंडलियों के द्वारा तापमान अंदर का कितना करते हैं, 413 केल्विन। ठीक है, अब क्रिया हुई, क्रिया होते ईथर बना, ईथर के अंदर 3 अशुद्धियां हैं, कौन कौन सी, अम्ल, धूम, एथेनॉल और जल। ये तीनों अशुद्धियां इस ईथर के साथ में आगे इस मार्जक नाम के कक्ष के अंदर प्रवाहित की जाती है। यहां इसे नीचे से प्रवाहित करते हैं और ऊपर से NaOH का विलयन प्रवाहित किया जाता है इसी कक्ष के अंदर। तो NaOH क्या करता है, इसमें से अम्ल धूम जो होती है, किस कौन सी, अम्ल धूम, इस अम्ल धूम को ये अवशोषित कर लेगा। अवशोषित करने के बाद शेष विलयन जो रहता है, जिसमें क्या होगा, ईथर, एथेनॉल और जल, इस मिश्रण को आगे वापस प्रभाजी स्तंभ के अंदर क्या करते हैं, प्रवाहित करते हैं। प्रभाजी स्तंभ के अंदर क्या होगा, जल और एथेनॉल जो है उसे इसके अंदर आश्रित किया जाएगा, और जो शेष ईथर शुद्ध अवस्था में रहती है उस वाष्प को संघनित्र में प्रवाहित करते हैं, और यहां से ये वाष्प संघनित होती हुई और इस ग्राही के अंदर एकत्रित होती है, जिससे यहां से अपन शुद्ध ईथर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो आप यहां पर लिखा हुआ है प्रभाजी स्तंभ, यानी एथेनॉल पुनः प्राप्ति स्थल, यानी इसके अंदर जो यहां से हम एथेनॉल इसमें मिला रहे हैं, ठीक है ना, उसका कुछ भाग वापस इसमें क्या किया जा सकता है, एकत्रित किया जाता है, फिर इसी को वापस आगे इसके अंदर प्रवाहित करते हैं। तो ये प्रक्रिया लगातार क्या होती है, चलती रहती है। तो प्रयोगशाला में तो क्या था, अलग अलग तरह से हमने उसको पृथक किया था, इसमें अलग अलग करने की जरूरत नहीं है, पूरा का पूरा सिस्टम इस तरह से बना हुआ रहता है, जिससे हम ईथर अधिक मात्रा में, बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो ये ईथर बनाने की औद्योगिक विधि है, इसे नाम दिया गया है। आपको इसका चित्र याद रखना है, और इसका जो चित्र है और ये जो विधि मैंने अभी बोली है, इसका फोटो इमेज है ना, तो मैं इस वीडियो के साथ में लास्ट में अटैच कर दूंगा। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, अब हम इसकी अन्य विधियां लेते हैं। 3 विधियां, मतलब तीसरी विधि अपन लेते हैं। पहली विधि थी कौन सी, अपने प्रयोगशाला विधि, दूसरी विधि ये आ गई। अब तीसरी अन्य विधियों में आएगी रासायनिक समीकरण। जब एक ईथर का निर्माण, अभी तक तो अपन ने चलो ये विधियां ली है, थ्योरेटिकल पोर्शन लिया है, अब हम इसमें लेंगे इसकी अन्य विधियां ईथर निर्माण की। ठीक है, तो देखिए आप, तो ईथर का निर्माण अपन ले रहे हैं, है ना, तो ईथर निर्माण की अन्य विधियां, तीसरी नंबर आती है अन्य विधियां। तो अन्य विधियों के अंदर सबसे पहले हम लेते हैं, पहली विधि आती है, वो है एथेनॉल वाष्प द्वारा, एथेनॉल वाष्प द्वारा। ठीक है, अब देखिए आप, एथेनॉल वाष्प द्वारा के अंदर अपन ये करते हैं कि एथेनॉल की जो वाष्प है उसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड, कौन सी, Al2O3 के ऊपर प्रवाहित किया जाता है, और उसके लिए देखो Al2O3 पर इसको वाष्प को प्रवाहित करते हैं, और तापमान ध्यान रखिएगा 523 केल्विन ताप पर, कितने, 523 केल्विन ताप पर हम एथेनॉल की वाष्प को जब इसके ऊपर प्रवाहित करते हैं तो एथिल डाई एथिल ईथर बनता है। कैसे बनता है, तो आप देखो C2H5OH प्लस 2 अणु होते हैं, इसकी क्रिया करते हैं C2H5, ठीक है, Al2O3 उत्प्रेरक, और तापमान कितना है, 523 केल्विन। अब इसमें क्या हट रहा है कि हम इसे ईथर के रूप में परिवर्तित करें, बताओ आप, जल, ये देखो ये हटाया हमने H2, अब H2O हटते ही ये इसके साथ जुड़ जाएगा, तो जुड़ते ही क्या आएगा, देखो C2H5O C2H5 प्लस H2O। अब इसका नाम, ऑक्सीजन के दोनों तरफ समान समूह है, तो ये आ जाएगा डाई एथिल, और क्या लिखते हैं, ईथर।
ठीक है, तो वापस सुन लो। एथेनॉल की वाष्प को, जो एथेनॉल की वाष्प है, इसे अगर अपन एल्यूमिनियम ऑक्साइड पर 523 केल्विन ताप के ऊपर अगर अपन इसे प्रवाहित करते हैं तो एथेनॉल के दो अणु आपस में जुड़ के और डाई एथिल ईथर का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। लेकिन अब यहां पर एक आ जाता है कि अगर 523 से आपने तापमान बढ़ा दिया, अभिक्रिया यही है, देखो इसमें ना, इसको मार्क कर देते हैं अलग से कि यदि इस क्रिया का ताप 523 केल्विन से बढ़ाकर, इस क्रिया का ताप देखो ध्यान देना, 523 केल्विन से बढ़ाकर 653 केल्विन किया जाए, कितना कर दें, 653 केल्विन किया जाए, तो इसमें एल्कीन बनती है। क्या बनती है, एल्कीन प्राप्त होगी। मतलब हमें ये इसी अभिक्रिया का अपवाद के रूप में बता सकते हो आप कि अगर हम 523 केल्विन जो है ना ये तापमान, इस 523 को बढ़ाकर और 653 केल्विन कर दें तो ये ना ईथर जो होता है, जो इसमें प्राप्त हो रहा है, इसमें ईथर के स्थान पर कोई दूसरा एल्कीन प्राप्त हो जाएगी। कैसे होगी, तो अब आपको एथेनॉल लेना है, देखो CH2OH और इधर लिख दो H, क्या आया C2H5, C2, ठीक है, H5, 2 2 4 और 1 5, ठीक है, और पीछे क्या है OH। ये अब यहां पर कंडीशन क्या लिखी जाएगी, ये तो ये लिखा जाएगा Al2O3, लेकिन तापमान कितना लिख देंगे, 653 केल्विन। अब 653 केल्विन ताप होते ही क्या हो जाएगा, इसमें से जल का अणु निकल जाएगा और ये यहां पर कौन सी हो जाएगी, निर्जलीकरण की क्रिया हो जाएगी और इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस क्या आ गया H2O। ये क्या बने इसमें, एथीन। क्या बनी है, एथीन। तो ये आपको अन्य विधियों में पहली विधि जो है ना वो यही है कि आप क्या करोगे, इसमें देखो क्या करेंगे, 523 से ताप को बढ़ाकर कितना कर दिया, 653 करते ही ये एथेनॉल जो होता है डाई एथिल ईथर के स्थान पर क्या बना देगा, एथीन बना देता है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, अब सेकेंड विधि हम लेते हैं जिसका नाम है विलियमसन संश्लेषण। नाम विधि का है ना, कभी कभार सीधा ये सवाल पूछते हैं कि विलियमसन संश्लेषण के द्वारा ईथर का निर्माण कैसे किया जाता है। ठीक है, तो इसी में सेकेंड विधि आती है विलियमसन संश्लेषण। क्या नाम आता है, विलियमसन। नाम थोड़ा ध्यान रखिएगा, विलियमसन, ठीक है, और संश्लेषण, क्या नाम आता है, संश्लेषण। अब ये आपको ध्यान में रखनी है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेम रिएक्शन आ गई तो नेम रिएक्शन ध्यान रखना। इसमें ना आपने ईथर के दो प्रकार पढ़े, कौन सा, सम्मित और असम्मित, यानी सरल और मिश्रित, दोनों प्रकार पढ़े। अब हम क्या करेंगे, इसमें पहले सम्मित ईथर की बात करते हैं। तो सम्मित ईथर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, तो देखो आप पहले लिखते हैं अपन सम्मित ईथर के लिए, सम्मित ईथर। अब इसे प्राप्त करने के लिए क्या करोगे, एल्किल हैलाइड की क्रिया, किसकी, एल्किल हैलाइड जो होते हैं ना, इसकी क्रिया सोडियम एल्कोक्साइड से कराई जाती है। किससे, सोडियम एल्कोक्साइड। आपने फिनॉल वाले टॉपिक में पढ़ा था
बार बार आ रहा था सोडियम फिनॉक्साइड, अब यहां आ रहा है सोडियम एल्कोक्साइड। लेकिन कंडीशन ये होगी कि सममित ईथर जब आप बनाओगे तो यहां पर जो एल्किल हैलाइड में एल्किल समूह ले रहे हो वो का वो इसमें आना चाहिए। इसका सूत्र होता है NaOR, सोडियम ऑक्सीजन ऑक्साइड, और एल्किल है इसलिए सोडियम एल्कोक्साइड। यहां एल्किल समूह और इसका एल्किल समूह समान होने चाहिए, तब बनेगा सममित ईथर। कैसे बनता है तो आप देखो, पहले रिएक्शन अपन लिखते हैं, आपको तो एग्जांपल डायरेक्ट बता देता हूं। चलिए एग्जांपल ले लेते हैं, या पहले सीधा बताऊं, देखो RX प्लस NaOR। अब क्या हट रहा है, ये क्या हटा, NaS हटा और ROR, तो ROR प्लस Na, ये क्या बना, ईथर बन गया। अब कैसे, तो आप, मैंने कहा ना दोनों तरफ समान समूह लेने, तो यहां मैंने दिया जैसे C2H5Cl, ठीक है, प्लस NaOC2H5। अब इसका नाम लिखोगे ना तो सोडियम, ठीक है, इसमें कार्बन दो है ना, तो दो के हिसाब से क्या आ जाएगा, एथॉक्साइड। क्या आ जाएगा, एथॉक्साइड, सोडियम एथॉक्साइड। और ये क्या है, एथिल क्लोराइड। क्या है, एथिल क्लोराइड। अब आप इसमें से क्या हटाओगे, क्या हटेगा, NaCl, ये NaCl हटा, तो ये पूरा NaCl हटते, C2H5, ये C2H5O, C2H5 प्लस NaCl, तो इसका नाम क्या आ जाएगा, डाई एथिल, और क्या है, ईथर प्राप्त होता है। तो सममित या सरल ईथर, या सरल ईथर का निर्माण उस समय होगा जब एल्किल हैलाइड जो आप काम में ले रहे हो और सोडियम एल्कोक्साइड में एल्किल समूह समान होंगे, तब बनेगा। अब इसी में आएगा कि अगर हमें मिश्रित ईथर बनाना है तो मिश्रित ईथर बनाने के लिए कंडीशन अलग होगी, ठीक है। तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब देखो आप, अब है तो ये विलियमसन संश्लेषण है, लेकिन इसमें मिश्रित ईथर की क्या कंडीशन होती है वो देखो। तो मिश्रित ईथर में कंडीशन थोड़ा सा आपको याद रखना है और इसी के ऊपर सवाल पूछा जाता है। देखो आप, तो मिश्रित ईथर, सबसे पहले तो हम हेडिंग लगाएंगे उसके अंदर, मिश्रित ईथर का निर्माण, मिश्रित ईथर का निर्माण। अब मिश्रित ईथर का निर्माण अगर हमें करना है तो इसमें देखो क्या लिया है, एल्किल हैलाइड लिया है एक, और दूसरा लिया है सोडियम एल्कोक्साइड। तो मिश्रित ईथर के लिए कंडीशन ध्यान रखनी है, याद रखना कि 1 डिग्री तो लेना है एल्किल हैलाइड। क्या लोगे, एल्किल हैलाइड, कौन सा, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड लेना, ठीक है। और जो ईथर लेना है हमें प्लस 2 डिग्री या 3 डिग्री एल्किल समूह युक्त, एल्किल समूह युक्त क्या लेना है, एल्कोक्साइड, सोडियम एल्कोक्साइड लेना है। क्या लेना है, सोडियम एल्कोक्साइड। अभिक्रिया जो अभी आपको बताई थी वो सेम ही है, थोड़ा सा चेंज करना है। हमने लिया था ना C2H5Cl प्लस NaOC2H5 लिया था। अब मिश्रित ईथर है तो अलग अलग होने चाहिए, है ना। तो देखो आप, सबसे पहले हम लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, CH3 को थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, CH3 CH2 और Cl। अब ये 1 डिग्री है, आपको पता करना है, तो 1 डिग्री के हिसाब से क्या बताओगे, ये कार्बन है ना, ये कार्बन सीधा एक कार्बन से जुड़ा हुआ, इसलिए 1 डिग्री हो गया, ठीक है। अब साथ में लेना है 2 डिग्री या 3 डिग्री। अब देखिए, अब ध्यान दीजिएगा, हम 3 डिग्री का उदाहरण लेते हैं, CH3 CH3 CH। अब ये कार्बन कौन सा हुआ, देखो
इस कार्बन से 1 2 3 कार्बन जुड़े हुए हैं, इसलिए ये क्या हो गया 3 डिग्री कार्बन हो गया। अब क्या कह रहे हैं 2 डिग्री या 3 डिग्री एल्किल समूह युक्त सोडियम एल्कोक्साइड। तो ये तो आ गया 3 डिग्री सोडियम एल्कोक्साइड आ गया, ठीक है, सॉरी एल्किल समूह आ गया। अब इसके साथ में लिखते हैं ONA। क्या लिखा ONA, उसमें क्या लिखा था NaOC2H5 उस पहले वाली अभिक्रिया में। अब Na हो तो यही है, इसमें C2H5 के स्थान पर ये लिख दिया। अब क्या हटा, देखो आप हटाओ इसमें से, ये यहां से हटाया NaCl, क्या हटा NaCl। अब इस पूरे को जोड़ दो। इससे पहले मैं आपको इसका नाम बता देता हूं, इसका नाम याद रखिएगा, ये है 3 डिग्री, यानी 3 डिग्री को हिंदी में क्या कहते हैं तृतीयक ब्यूटिल, तृतीयक ब्यूटिल, और है क्या सोडियम, तृतीयक ब्यूटिल सोडियम। एल्कोक्साइड, क्या नाम लिखते हैं एल्कोक्साइड, ये भी लिख सकते हो, या इसका नाम यूं लिख सकते हैं सोडियम ब्यूटॉक्साइड। क्या लिख सकते हैं सोडियम ब्यूटॉक्साइड, ये इसका नाम है। NaCl हटा दिया हमने, अब इसको जोड़ दो। जोड़ेंगे तो देखो पहले तो ये दोनों कार्बन है, तो ये CH3 CH2 फिर O ये वाला। अब इस C से ये C, इधर CH3, इधर CH3 और इधर भी CH3, ये आया NaCl हट गया, ये दो इधर बता दिए ऑक्सीजन और ये बन गया। अब आपको इसका नाम लिखना है और यही सवाल परीक्षा के अंदर पूछा जाता है, ठीक है। इसका नाम क्या बनता है, देखो ये है एथिल समूह, ठीक है, और ये है ब्यूटिल समूह। तो क्या बोलोगे एथिल और ब्यूटिल में पहले कौन आता है, उसके हिसाब से लिख दो भाई, एथिल है ब्यूटिल है उसके हिसाब से लिख दोगे आप। तो एथिल आता है E से, ब्यूटिल आता है B से, आता है नहीं, ब्यूटिल B से ही आता है। तो पहले क्या आएगा ब्यूटिल एथिल, ईथर भी लिख सकते हो, नहीं तो आप इसका सीधा नाम लिखना चाहो तो क्या लिखेंगे एथिल 3 डिग्री ब्यूटॉक्साइड, एथिल 3 डिग्री ब्यूटॉक्साइड के रूप में भी इसे लिख सकते हैं, ठीक है। एथिल 3 डिग्री यानी तृतीयक, ब्यूटॉक्साइड भी लिखो या ब्यूटिल, और क्या लिखेंगे ईथर। वापस सुन लो क्या कह रहा है ये, सुनिएगा एथिल इधर है, ब्यूटिल समूह ये है, तो एथिल ब्यूटिल, ठीक है, और क्या लिखते हैं ईथर के रूप में इसे लिखा जाता है। जनरली इसको इसी प्रकार से बोलते हैं। 3 डिग्री है ना टर्टरी, 3 डिग्री आ गया मतलब टर्टरी, टर्टरी में टी शब्द आता है, तो टी क्या आएगा बाद में आएगा, एथिल ई आता है, तो एथिल तृतीयक ब्यूटिल ईथर के रूप में लिखते हैं, ठीक है। और इसका आप पहले एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, मैं या वापस समझाऊं इसको, वापस सुन लो। ये क्या कहता है 1 डिग्री एल्किल हैलाइड लो और इसकी क्रिया 2 डिग्री या 3 डिग्री एल्किल समूह युक्त सोडियम एल्कोक्साइड से जब क्रिया करवाते हैं तब क्या बनता है मिश्रित ईथर बनता है, ये ठीक है। अब देखो ये 1 डिग्री था, इसको एथिल क्लोराइड बोलते हैं, इसका नाम हमने लिख दिया ये तृतीयक ब्यूटिल, और सोडियम एल्कोक्साइड भी बोल सकते हो, ठीक है, या इसका नाम ये याद रखिएगा सोडियम ब्यूटॉक्साइड, ये सोडियम है और ये ब्यूटॉक्साइड के रूप में लिखा जाता है। जनरली आप इसका नाम है ना वो ये याद रखिएगा, ये ठीक है। अब इन दोनों से क्रिया कराई NaCl हट गया,
अब ये पूरा जुड़ गया तो इधर आया एथिल, इधर तृतीयक ब्यूटिल, ठीक है, और ईथर के रूप में लिखते हैं। अब इसका आईयूपीएसी नाम, ये मैं आपको अभी अभिक्रियाएं पूरी हो जाए उसके बाद वापस इसको है ना आईयूपीएसी नाम इसका बताता हूँ, ठीक है। इसका एक सवाल दे देता हूँ, चलो सवाल के हिसाब से आप कर लोगे। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब इसमें सेकंड कंडीशन ये आती है कि अगर देखो सेकंड कंडीशन ये बोलते हैं इसमें कि यदि यदि 3 डिग्री एल्किल हैलाइड लें, क्या लें, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, और सामान्य इसमें सोडियम एल्कोक्साइड लिया जाए, क्या लिया जाए, सोडियम एल्कोक्साइड लिया जाए, तो इसमें एल्कीन प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है, एल्कीन प्राप्त होती है, एल्कीन प्राप्त हो जाएगी। कंडीशन, आपने एल्किल हैलाइड को 3 डिग्री में ले लिया तो इसमें एल्कीन बन जाएगी सोडियम एल्कोक्साइड से क्रिया कराने पर। कैसे बनती है, तो इसमें अपन अलग अलग मार्कर से इसको यूज में लेते हैं। सबसे पहले आप लोग 3 डिग्री हैलाइड, तो ये CH3C, ये CH2H, इधर Cl और इधर CH3। चलो इसको पहले मैं CH3 लिख देता हूं, ठीक है। ये 3 डिग्री कार्बन है और 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, तृतीयक ब्यूटिल, तृतीयक ब्यूटिल, और क्या आया, क्लोराइड, तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड। अब सामान्य एल्किल एल्कोक्साइड लो, NaOC2H5, तो ये क्या आ गया, सोडियम एथोक्साइड, सोडियम एथोक्साइड। अब क्या होता है इसमें, ये क्या कह रहा है, इन दोनों की क्रिया करवाते हैं तो एल्कीन बनती है। अब एल्कीन कैसे बनती है, देखो आप पहले तो हटाओ NaCl, ठीक है। दूसरा काम, यहां से एक हाइड्रोजन इसका, एक हाइड्रोजन इसका, और उधर से C2H5O ये हटते हैं, ये है ना, ये यहां से ये स्थिति हो जाती है। अब देखो आप ध्यान दीजिएगा, NaCl हटा, इस कार्बन की एक संयोजकता कम हो गई, यहां से हाइड्रोजन हटी, इधर C2H5O हटा, ठीक है, तो इस कार्बन की भी एक संयोजकता कम हो गई। अब क्या करते हैं अपन, देखो यहां से ये CH3 है ना, देखिए, तो CH3 सबसे पहले, फिर इधर C, इधर क्या आया, ये CH2, और ऊपर क्या है, CH3। अब देखो आप, इस कार्बन की एक संयोजकता कम, इसकी भी एक कम, तो इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। और हटा क्या है, तो एक हटा है NaCl प्लस C2H5O, तो ये क्या बनी है, देखो श्रृंखला 3 की है, तो इसमें बना 2 मेथिल और प्रोपीन, क्या प्राप्त हो गया, 2 मेथिल प्रोपीन प्राप्त होता है। तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। तो क्या किया इसमें कि 3 डिग्री एल्किल हैलाइड लिया, ठीक है, और सोडियम एल्कोक्साइड स्थिति इसमें वहां था 1 डिग्री एल्किल हैलाइड और 3 डिग्री ये था, अब इसमें चेंज कर दिया हमने, तो चेंज करते उत्पाद भी क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। तो स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। अब इसकी लास्ट तीसरी विधि आती है अन्य विधियों में, वो ये है कि अपन अगर एल्किल हैलाइड की क्रिया, तीसरी विधि याद रखिएगा, तीसरी अन्य विधियों में तीसरी आती है एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड की क्रिया, एल्किल हैलाइड की क्रिया Ag2O से कराने पर सम्मित ईथर
सममित ईथर प्राप्त होते हैं। सममित ईथर प्राप्त होते हैं। अब ये सिल्वर ऑक्साइड है, इसका नाम ध्यान रखिएगा, सिल्वर ऑक्साइड, सिल्वर ऑक्साइड है। ठीक है, अब देखो इस क्रिया को करने का तरीका, आर एक्स लो आप, आर एक्स प्लस एजी कितने, 2, तो आप एक एजी इधर लिखो, एक को इधर लिखो, एक एजी इधर लिखो, Ag2। अब यहां से अगर अपन AgX हटाते हैं तो RO Ag बन जाएगा, इथर बनेगा नहीं, इसलिए 2 Ag है ना, तो 2 एल्किल हैलाइड लो, तो प्लस दूसरा लिख दो X और R। अब इससे क्रिया कराओ आप, देखो क्या हटेंगे, यहां से हटाओ AgX, ये AgX, और इधर से भी हटाओ AgX, कितने हटे, 2, तो 2 तो हट गए AgX, ये 2 हट गए AgX, प्लस अब पीछे क्या रहा, पीछे क्या रहा, ROR, तो ये बन गया ROR, ये बन गया अपने ईथर। सिंपल रिएक्शन है ना। ये आप एल्किल हैलाइड वाले पार्ट में भी पढ़ोगे कि एल्किल हैलाइड की क्रिया Ag2O से करवाते हैं तो क्या बनता है, इसके अंदर ईथर प्राप्त होता है। अब कैसे बनता है, तो उदाहरण ले लो, देखो C2H5 और इधर आ गया Cl प्लस AgOAg प्लस वापस किससे लेंगे, यही लेंगे आप, Cl C2H5। ठीक है, अब क्या हटेगा, देखो आप यहां से AgCl, इधर से भी AgCl, तो 2 अणु तो बन गए AgCl के, है ना, और पीछे क्या रहा, C2H5 OC2H5, तो इधर आ जाएगा C2H5 OC2H5, तो इसका नाम क्या है, डाई एथिल और ईथर। ये इसके अंदर आपको ध्यान में रखना है। तो ये ईथर बनाने की जो तीसरी अन्य विधियां हैं, उन अन्य विधियों में पहली विधि हमने ली एथेनॉल के द्वारा, एथेनॉल वाष्प Al2O3, 2 होती है कंडीशन, है ना, और दूसरी हमने विधि ली कौन सी, विलियमसन संश्लेषण, उसमें भी कौन से, सरल ईथर और मिश्रित ईथर बनाने की विधि, और तीसरी आती है एल्किल हैलाइड की क्रिया Ag2O से, सिल्वर ऑक्साइड से करवाते हैं, तो ये सममित ईथर इसके अंदर प्राप्त होता है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। ओके, तो ये इसके ईथर बनाने की सभी विधियां यहां पर क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। और एक अपन इसमें थोड़ा सा पॉइंट ले लेते हैं, वो है ईथर के भौतिक गुणधर्म, जनरली है, ठीक है ना, ईथर के भौतिक गुणधर्म के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं, ठीक है ना। तो भौतिक गुणों में, भौतिक गुणधर्म के बारे में देखो, ईथर है तो पहला हम ईथर के अंदर लेते हैं कि एक तो क्या होता है, रंगहीन लेकिन मधुर गंध युक्त, मधुर गंध युक्त क्या है, वाष्पशील द्रव है, वाष्पशील क्या है, द्रव है। ईथर की गंध बहुत क्या होती है, मधुर गंध होती है ना। दूसरा, जल से थोड़ा हल्का होता है, तो जल में क्या होगा, अविलेय, जल में अविलेय, और कार्बनिक विलायकों में विलेय होगा, कार्बनिक विलायकों में क्या है, विलेय है, ठीक है, कार्बनिक विलायकों में विलेय। और तीसरा क्या होता है, ये ध्यान रखिएगा, ज्वलनशील है, ये थोड़ा क्या होता है, ज्वलनशील होता है। और चौथा सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि इसकी गंध को अगर लंबे समय तक सूंघा जाए, यानी इसे, इसको ईथर की, तो इसकी गंध को लंबे समय तक सूंघने पर क्या होगा, बेहोशी आती है, बेहोशी आती है। बेहोशी आने का मतलब ये होगा, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि बेहोशी आने का मतलब ये हुआ कि आज के समय में जो क्लोरोफॉर्म, पहले जो हॉस्पिटल के अंदर ये करते थे यूज में,
मरीज को बेहोश करने के लिए। आजकल अब क्या करता है, उसके स्थान पर डॉक्टर इसका उपयोग करते हैं, ईथर का। ठीक है, तो ये ईथर के भौतिक गुणधर्म के बारे में जनरली ध्यान रखिएगा। रंगहीन मधुर गंध युक्त वाष्पशील द्रव है, जल में अविलेय, कार्बनिक विलायकों में क्या होगा, विलेय, और ज्वलनशील है, ध्यान रखना है। और गंध को ज्यादा समय तक क्या करते हैं, सूंघते हैं तो आदमी क्या हो जाता है, बेहोश हो जाता है। तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो आप। ठीक है, तो अब आज अपन ने ये यहां तक पढ़ा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन पढ़ेंगे ईथर के रासायनिक गुणधर्म। अब अपना पाठ जो है वो यहाँ पर लगभग क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, तो बाल मंदिर बाड़मेर के इस यूट्यूब चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।